हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंप अप क्लासेस। माई सेल्फ अभिमन्यु कुमार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम न्यू एनसीईआरटी की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपके सामने। न्यू एनसीईआरटी सीरीज़ क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं एनसीईआरटी के कंटेंट में। कंटेंट इन द सेंस चैप्टर के इन बिटवीन जितने भी कंटेंट हैं उनमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और सिलेबस भी काफ़ी हद तक चेंज कर दिए गए हैं। सिलेबस कहने का मतलब है कितने सारे चैप्टर्स जो हैं वो एनसीईआरटी से हटाए गए हैं और कुछ चैप्टर्स ऐड भी किए गए हैं। तो मैं जो सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स हम शुरू करेंगे क्लास 9 से। तो जैसा कि आपको पता है क्लास 9 से हमारी इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है, तो क्लास 9 की इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। तो क्लास 9 की जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चलिए आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो द विलेज एट पालमपुर की हम बात करते हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। फ्रेंड, ये कहानी जो है विलेज पालमपुर की, ये कहानी लगभग हम सभी लोगों के गांव की है। मतलब इस भारत में आप ऑलमोस्ट कोई भी गांव उठा लें, अगर आप अपने गांव को ही देख लें तो ऑलमोस्ट सभी गांव की ये कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कहानी के कुछ एम होते हैं कि ये कहानी क्यों कही जा रही है। तो इस कहानी के कहने का जो मेन एम है, जो मेन पर्पस है, वो ये है कि मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में समझा सकूं। प्रोडक्शन के बारे में ही क्यों, प्रोडक्शन के बारे में क्यों समझाना? क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन के बारे में नहीं जानेंगे, जैसे कि मैं पालमपुर की बात करूं तो पालमपुर की जो मेन एक्टिविटीज़ है वो फार्मिंग है। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। तो अगर आप पालमपुर में अपने रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको बाकी जो है कपड़े और मकान की भी ज़रूरत पड़ेगी। उनके लिए आपको प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो प्रोडक्शन कैसे? तो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन को जानने और समझने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पालमपुर जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत गाँव है, ठीक है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पालमपुर की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो फार्मिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो मेन एक्टिविटीज़ फार्मिंग जब मैं कह रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है किस में? फार्मिंग में। पालमपुर की जो पॉपुलेशन है वो 75% जो है वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है। और अदर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होते हैं। अदर एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? तो अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे डेयरी है। अदर एक्टिविटीज़ में आप ले लें स्मॉल, जो छोटे, जो जैसे एमएसएमईज़ वगैरह। तो एमएसएमईज़ तो मैंने वो वर्ड बोल दिया, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये वर्ड्स आप आगे पढ़ेंगे आगे के फर्दर क्लासेस में। बट जो छोटे उद्योग जो होते हैं वो पालमपुर में हैं। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ है जैसे फार्मिंग में जो प्रोड्यूस की गई चीज़ें हैं उसे अगर आप ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको बल्क कार्ट, बोगीज एंड दिस बस एंड एवरीथिंग, इन ट्रक्स, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बोला फार्मिंग जो है वहाँ की बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहाँ पे होते हैं, छोटे पैमाने पे होते हैं। अब अगर मैं इन सारे जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोडक्शन जो है, ये प्रोडक्शन करने का जो मेन पर्पस है हमारा वो क्या है? तो मेन पर्पस हमारा क्या है? हमारे जो डिज़ायर गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस करना, हमारे जो डिज़ायर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको पूरा करना। तो हमारे डिज़ायर गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, ठीक है, ये कहानी में मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम हॉल्ट पे रखते हैं कि हमारे जो भी ये प्रोडक्शन हो रहा है, जो मेजर फार्मिंग हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही है, जो डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वगैरह, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो इनका जो मेन पर्पस है ये क्या है, क्यों है, इसको समझने से पहले आइए ज़रा पालमपुर के बारे में समझते हैं। तो पालमपुर एक 450 फैमिलीज़ का एक गांव है। 450 फैमिलीज़ में से जो अप्रॉक्सीमेटली 80 फैमिलीज़ जो है वो अपर कास्ट से आती हैं, ठीक है। और बाकी के बचे हुए 370s जो हैं उनका 1/3, 370s में से 1/3 फ्रेंड्स वो क्या है? दलित फैमिलीज़ हैं। ओके,
अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या आपकी किताबों में ऐसा क्यों मेंशन है कि ये 80 अपर कास्ट जो है और वो 1/3 जो है वो लोअर कास्ट मीन्स दलित के बारे में ऐसा क्यों मेंशन किया गया है? तो कहीं ना कहीं आपको आगे के जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे के चैप्टर्स में आपको पॉवर्टी के बारे में जानना है। तो पॉवर्टी में कभी भी चीज़ें रिलेटिव होती हैं। अगर मैं 80 अपर कास्ट की बात कर रहा हूँ जो बहुत हाईली रिच्ड हैं, और वहीं दूसरी ओर मैं 1/3 जो है वो दलित की बात कर रहा हूँ जो मडी एंड थैज्ड हाउसेज में रहते हैं, जो बहुत ही पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और पुअर सेक्शन ऑफ द विलेज पालमपुर है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉवर्टी के बारे में भी जानकारी मिलती है, आपका एक बेस तैयार होता है। तो एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी जाती है ताकि आपको ये समझ आ सके चीज़ें कि आप आगे जो फर्दर पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स में, उन चीज़ों को आप पिछले के चैप्टर से कैसे लेके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटिव पॉवर्टी को भी दिखाती है और हमारी समाज की एक कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं एक पिछड़ा जो तबका है जो दलित है उनके बारे में, और ये जो अपर कास्ट है जिनके पास आपके किताब में भी मेंशन है कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो है वो इन 80 अपर कास्ट के पास है। ओके, अब दूसरी ओर ये जो विलेज पालमपुर है इससे बहुत सारे विलेजेस कनेक्टेड हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जितने विलेजेस इससे कनेक्टेड हैं उनके जो रोड्स हैं, ठीक है, रोड्स जब मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। किस में आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो उनसे जो रोड्स कनेक्टेड हैं वो वेदर्ड रोड्स हैं, मतलब उतने वेल डेवलप्ड रोड्स नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक दूसरा गांव है जिसका नाम है रायगंज। तो रायगंज से जो कनेक्टेड जो रोड्स हैं वो वेल डेवलप्ड है। आई एम नॉट सेइंग फुल्ली डेवलप्ड बट इट इज़ वेल डेवलप्ड। और रायगंज से थोड़ी ही दूर पे एक टाउन है जिसका नाम है शाहपुर। तो शाहपुर एक जो टाउन है और जो रायगंज है, यहाँ से पालमपुर का जो बिजनेस है, डे टू डे बिजनेस है, ये एक्टिविटीज़ चलता रहता है। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ कहने का मतलब है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो लेन देन है और जो इनके जो प्रोडक्ट्स जो पालमपुर से शाहपुर और रायगंज की ओर आते हैं, ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। तो ये चलता रहता है। इसकी वजह से क्या है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ है तो गवर्नमेंट का जो ध्यान होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा होता है। तो अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत है, तो वो रोड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो गवर्नमेंट की उस पर नज़र जाती है और वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं समय के साथ। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपने जो प्रोडक्शन किया, जो प्राइमरी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी कर रहे हैं, ये वगैरह, मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन जो मैंने हॉल्ट पे रखा था, वो क्वेश्चन कि ये प्रोडक्शन जो है, ये प्राइमरी प्रोडक्शन, ये क्यों? ओके फ्रेंड्स, तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन, जब तक कि हम इस प्राइमरी प्रोडक्शन को एक पुट टुगेदर या क्लब नहीं करते हैं, जब तक हम इसे साथ नहीं रखते हैं, हम अपना डिज़ायर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकें। डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज कहने का अर्थ क्या हुआ? जैसे हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है। अगर आप गांव में, अगर आपके गांव में किसी कोई कभी बीमार पड़ जाए तो उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ज़रूरत होती है। अगर आपको स्कूल में पढ़ना है तो आपको प्राइमरी और हाई स्कूल्स की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। दूसरी बात है इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कांट इवन इमेजिन द वर्ल्ड। ओके, टुडेज सिनेरियो यू कांट इवन इमेजिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा कि पालमपुर जो गांव है वो एक वेल डेवलप्ड गांव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, हाई स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल्स वगैरह, मतलब इरिगेशन करने के लिए ट्यूबवेल्स, वेल्स, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है पालमपुर में पहले से प्रेजेंट है। अब पालमपुर में अगर ये चीज़ें प्रेजेंट हैं और इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें जो है हम डिज़ायर्ड जो हमारा ये आउटपुट है ये आ सकता है। लेकिन ये डिज़ायर्ड आउटपुट आने के लिए ये चीज़ें खुद ब खुद तो बन नहीं जाएंगी। इन चीज़ों के लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक है। 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए। वो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या है फ्रेंड्स? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब मैं बोल रहा हूँ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर वर्ड आपके बुक
में नहीं दे रखा है, उसने दे रखा है इंटरप्राइज प्लस नॉलेज. सो इफ़ यू डेवलप एनी इंटरप्राइज एंड इफ़ यू कैन अर्न प्रॉफिट and if you have a knowledge you are an entrepreneur. Okay, so entrepreneur, capital, labor and land. तो अब हम समझेंगे कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जो 4 चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें अपना डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें क्या हैं, प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अहम है. तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आगे बढ़ता हूँ इन चारों को लेके. ओके फ्रेंड्स, so let's start the 4 requirements, that is land, labor, capital and entrepreneur. As I told you that entrepreneur word is not mentioned in your NCERT. It is mentioned knowledge and enterprise, and I told you that if you know how to create profit from any enterprise and if you have a knowledge, then you are an entrepreneur. Okay, so the first one is land and the other natural resources. So without land, these all other requirements, that is labor, capital and entrepreneur, these all are irrelevant. Why they are irrelevant? क्योंकि अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का क्या करेंगे? क्योंकि लैंड और जितने भी अदर उन पर नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, तो इनके बिना आप कैपिटल जनरेट नहीं कर सकते. अगर आप कैपिटल जनरेट नहीं कर सकते तो आपको लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो लैंड के बाद आते हैं लेबर पे. अब लेबर का मतलब क्या होता है? पीपल who will do the work for your company or your firm or whatever. आपकी किताब में जो है वो NCERT में ये मेंशन नहीं है, स्किल्ड और अनस्किल्ड उन्होंने अलग अलग बाइफर्केशन नहीं किया है, उन्होंने सीधा उसका डेफिनेशन लिख दिया है. बट लेबर के 2 टाइप हैं, एक स्किल्ड, एक अनस्किल्ड. स्किल्ड उसे कहते हैं जिनके पास किसी भी चीज़ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है. जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कर रखी है, आपके पास कंप्यूटर की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपने कर रखी है तो आप उस फील्ड में, प्रोग्रामिंग के फील्ड में आप फर्दर आगे बढ़ सकते हैं. आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में कोई भी वर्क कर सकते हैं. मतलब यू विल बी कॉल्ड एज एन स्किल्ड लेबर, नॉट एन अनस्किल्ड. अब अनस्किल्ड किसे कहते हैं? जिनके पास किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं होता है. जैसे डेली लेबरर जो होते हैं या फिर जो मैनुअल लेबरर जितने भी होते हैं, जो आपके घरों वगैरह में भी काम करते हैं, जो लेबर आते हैं, वो अनस्किल्ड होते हैं बेसिकली. ओके, दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज. ओके फ्रेंड्स, नाउ जो थर्ड वन इज़ द कैपिटल. कैपिटल की जब बात आती है तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उसमें वर्ड डायरेक्ट लिखता है वो फिजिकल कैपिटल. बट कैपिटल के अंतर्गत ये तीनों फिजिकल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है. ठीक है, अब ये फिजिकल कैपिटल की अगर हम बात करें, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या? तो ऐसे सारे वैरायटी ऑफ इनपुट्स जो आपके प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करें. जैसे अगर मान लीजिए किसान को फार्मिंग करनी है, जैसे मैंने बोला पालमपुर की जो स्टोरी हमारी थी, अगर मान लीजिए पालमपुर में फार्मिंग करनी है किसान को, तो वो क्या करेगा? उसे प्लॉ की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो ये प्लॉ ने क्या किया? उसका एज एन इनपुट है, वो एज एन इनपुट, क्योंकि वो प्लॉ यूज़ करेगा वो फील्ड में, तब जाके कहीं वो उसका कल्टीवेशन हो सकता है. उसी प्रकार अगर आप जनरेटर यूज़ नहीं करते, मान लीजिए आप किसी बड़े किसी फैक्ट्रीज़ वगैरह में या फर्म में वर्क करते हैं और आपको अगर, या फिर किसी कंपनी में आप काम करते हैं और मान लीजिए आपकी लाइट चली गई, तो अगर आपको जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उस केसेस में अगर आपके पास जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास जनरेटर ही ना हो तो आपका तो सारा काम वहीं पे रुक जाएगा. तो ये सब चीज़ें जितनी भी है ना, ये फिजिकल कैपिटल है. जैसे कि आपका टर्बाइंस हो गया या कंप्यूटर्स हो गया. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप स्किल्ड लेबरर हैं तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है. विदाउट कंप्यूटर आप फिर वर्क कर ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका. तो टर्बाइंस एंड कंप्यूटर, दीज आर व्हाट? फिजिकल कैपिटल. अगर ये चीज़ें, ये कैपिटल अगर बहुत लंबे समय तक यूज़ करें, ये जितनी भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना है, मान लीजिए टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है आपका, एक मान लीजिए एक आपने
कपड़े की फैक्ट्री खोली है और आपने नाम दिया राजू गारमेंट्स सपोज। सो आपका जो राजू गारमेंट्स आपका जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज़ है, आप विदाउट बिल्डिंग बनाए, कोई भी बिना उसको शेड लगाए, क्या आप खुले मैदान में या खुले फील्ड में आप क्या करेंगे कि जाके एक फैक्ट्री, एक मशीन इस्टेब्लिश कर देंगे और लोगों को कहेंगे इसमें वर्क करें? ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते भाई ऐसा? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मशीन की डिप्रिसिएशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा। अब डिप्रिसिएशन रेट क्या होता है? तो अगर जो मशीन होती है उसकी वेयर एंड टीयरिंग होती है, मान लीजिए आप ऐसे खुले में रख देंगे तो आपकी मशीन तो बेकार। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्डिंग्स की। मशीन को कंटिन्यू, अगर मशीन आपकी ख़राब होती है, मशीन को ठीक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टूल्स की। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपको मशीन की ज़रूरत पड़े। ये चीज़ें क्या है? ये परमानेंट कैपिटल जनरेट करके देती है आपको, और ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहती हैं, तो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो जब मैंने बोला कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन इनपुट में काम करती हो, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हो तो हमें टरबाइन की ज़रूरत है, वो इनपुट देंगे टरबाइन, तब जाके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या हो गया? फिजिकल कैपिटल। लेकिन अगर कोई बहुत लंबे समय तक आपका साथ दे, वो कैपिटल क्या हो गए? फिक्स्ड कैपिटल। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में आपकी किताब में बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दे रखा है, जिसमें आता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड? So friend, suppose you have a textile industries and your industry uh, want to produce t-shirt or shirt, suppose. So your laborers need a thread, and from where thread will come? From cotton. So you need a raw material called cotton. सो कॉटन क्या हो गया आपका? वो रॉ मटेरियल इन हैंड, मतलब वो वर्किंग कैपिटल हो गया। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो मतलब कि आपका जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो पूरी तरह बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कॉटन से आपका थ्रेड है, और उस थ्रेड से क्या है? आपके शर्ट या टी शर्ट बनते हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत आपको हमेशा हमेशा आपके इंडस्ट्री को चलाने के लिए पड़ती है। दूसरी बात ये कि आप अपने लोगों को, जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, उन्हें आप सैलरी तो देंगे, वेजेस तो देंगे। हाँ, अगर सैलरी और वेजेस की मैं बात बताऊं तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी स्किल्ड पर्सन के लिए वर्ड सैलरी आता है और अनस्किल्ड के लिए वेजेस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप कभी ये नहीं कह सकते कि स्किल्ड पर्सन को आपने वेजेस दिए, नहीं, स्किल्ड पर्सन को आप हमेशा सैलरी देते हैं। ओके, वर्ड देते दोनों को पैसे हैं, बट कहने का बस तरीका है ये, आप जो स्किल्ड पर्सन होते हैं उन्हें सैलरी देते हैं, नॉट वेजेस। ओके, एंड अनस्किल्ड पर्सन को आप क्या देते हैं? वेजेस। ओके फ्रेंड्स, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मनी इन हैंड, आप जो भी सैलरी या वेजेस देंगे उसके लिए आपको पैसे कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि आप लेबरर्स एंड वर्कर्स को अपने यहाँ काम करवा रहे हैं, तो वो काम वो कंटिन्यू करते रहें और आपको जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल मिलता रहे। ये आपका क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल हो गया। ओके फ्रेंड्स, और फोर्थ आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो इसका काम बेसिकली आज के जो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ें, एंटरप्रेन्योर को बेसिकली ह्यूमन कैपिटल के रूप में जानते हैं, या ह्यूमन कैपिटल की कैटेगरी में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो बंदा है जो लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को क्लब करता है, इन तीनों को जो साथ लेकर आए, ठीक है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके फ्रेंड्स, अब ये चारों लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को इकोनॉमिक्स के टर्म में, अभी जैसे मैंने बोला आपको 4 रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो इकोनॉमिक्स के टर्म में इन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आज की वीडियो के लिए हम इस चीज़ों को, इनको यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें अगर आपको ना समझ आए तो मैं अगले वीडियो में इसे रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी के चीज़ें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो हमें पढ़ना है, इसमें
वो है लैंड, लेबर, कैपिटल। एंटरप्रेन्योर को हम बहुत ही डिटेल में, तो एंटरप्रेन्योर जो है ह्यूमन कैपिटल, ये तो आपके सेकंड चैप्टर में लगभग दे चुका है, वो दे दिया है। लेकिन लैंड, लेबर और कैपिटल, इन 3 चीज़ों को हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।